हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के 4th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं आनंद शुक्ला यहाँ पर एडु अविघ्न चैनल पर फिजिक्स जेईई और नीट के कंटेंट को डिटेल डेप्थ डिस्कशन में सॉल्व कर रहा हूँ, और जिसके अंदर मैं आज के लेक्चर में उठा रहा हूँ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का कार्नोट इंजन और बॉडी रेडिएट जो सरफेस से हीट करती है उस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेईई के। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी प्रीवियस सीरीज आपने देखी होगी, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और कैसे पढ़ते हैं, और क्या तरीका है क्वेश्चंस को सीखने का, समझने का और फिर करने का। आप 1000 सवाल कर दो और कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल तरीके डेवलप नहीं हो पाए, पैटर्न्स पे पकड़ नहीं हुई, तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान समझे किस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। और अगर जुड़ना चाहते हैं अविघ्न एजुकेशन से, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप अविघ्न एजुकेशन से बड़ी आसानी से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर ऐप जो यहाँ पर अवेलेबल है, इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है अविघ्न एजुकेशन की। यहाँ से आप आसानी से ऐप डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। और एक कोर्स आपको वहाँ पर मिलेगा जेईई फिजिक्स। उस कोर्स की कॉस्टिंग वैसे तो 2500 है, लेकिन आप जैसे ही उसके अंदर डिस्काउंट कूपन को रन करेंगे तो 2000 रुपीज़ उसके अंदर से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोर्स कुछ सीमित समय के लिए है, तो इस कोर्स को अगर आपने अभी तक परचेस नहीं किया है तो परचेस कर लीजिए। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर्स की है। ये 1 ईयर्स तक कोर्स आपका वैलिड रहेगा। इसमें जेईई के बहुत सारे क्वेश्चन, वीडियो सॉल्यूशन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंटेंट मटेरियल मिलेगा। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल एडु अविघ्न के थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करते हैं, या फिर आप यूट्यूब के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीवियस 3 वीडियो मैंने सीपीसीवी, गामा, उसके रिलेशनशिप और कार्नोट इंजन के बारे में बेसिक डिस्कशन किया था। अब जो मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूं वो यहां से इस क्वेश्चन से बात करने जा रहा हूं। आप सबको पता है कि टी की पावर गामा किसके इक्वल होता है और ये कौन सी प्रोसेस में होता है। बहुत ध्यान समझना, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है। हीट फ्लो बॉडी से क्या होता है, 0। इसी को कहते हो एडियाबैटिक प्रोसेस। अब मेरी बात को समझना, इसके अंदर टी की पावर गामा, यही रिलेशनशिप बनेगा, P = टी की पावर गामा अपॉन गामा -1। क्वेश्चन ने बोल रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस है, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये रिलेशनशिप क्वेश्चन में गिवन है और ये एडियाबैटिक की रिलेशनशिप होती है। कंपेयर करूं मैं अगर, तो टी की पावर 3 टी की पावर गामा अपॉन, तो क्या बोलूंगा मैं, कितनी है गामा की वैल्यू, और ये रहा इसका करेक्ट आंसर, दैट इज 3/2। तो आपको अगर फॉर्मूले पता है, आपको तरीका पता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको फंडामेंटल पता है, आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की इच्छा रखते हो, एक एक क्वेश्चन को 5-5, 10-10 मिनट तक टाइम दे करके उस क्वेश्चन की बाल की खाल निकालने को आप तैयार बैठे हुए हो, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपको बन जाएंगे। एक बच्चों को बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में, शायद आप भी एग्री करते हो, कि फिजिक्स के अंदर सर होता ये है कि जब आप पढ़ाते हो तो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं, और जब हम पढ़ने जाते हैं तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और इस प्रॉब्लम का बेसिक रीज़न ये है, और सॉल्यूशन क्या है बताऊंगा अभी। इसका बेसिक रीज़न ये है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको हर एक चीज़ स्पून फीडिंग कर रहा हूं, तो आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हो। लेकिन जब आप पढ़ते हो तो आपको दिमाग भी लगाना पड़ता है और कैलकुलेशन भी करना पड़ता है, और आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही नहीं ढूंढ पाते हो। इसलिए जितने क्वेश्चंस में आप अटकते हो उनके बेसिक फंडामेंटल और कॉन्सेप्ट्स को पकड़ो, और उसके बाद देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बड़ा आसान है उसके बाद फिजिक्स पढ़ना। यहाँ बात करते हैं हम, ये क्वेश्चन क्लियर होगा आई थिंक। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट मैटर। अब सुनना ध्यान से, ये वर्ड क्या है, डज नॉट कैरेक्टराइज्ड द थर्मोडायनेमिक स्टेट मैटर। अब इसमें से कौन थर्मोडायनेमिक स्टेट मैटर को कैरेक्टराइज मतलब समझाता नहीं है, ये आपको इसके अंदर पूछा है। थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर का रोल है, प्रेशर का रोल है और वॉल्यूम का रोल है। सभी ने पढ़ी होगी आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक, दूसरी बात,
थर्मोडायनेमिक स्टेट मतलब अगर मैं बोलता हूं कि ये प्रेशर वॉल्यूम है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, और ये कर्व किसको डिफाइन कर रहा है? टेम्परेचर को, ठीक है। तो इसमें अगर मैं किसी भी पॉइंट पर लोकेट करता हूं तो ये आएगा P1 V1 और टेम्परेचर T, और यहां पर आ गया P2 V2 और टेम्परेचर। अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस बोल दूं इसको तो ये T1 और ये, मतलब किसी भी पॉइंट को थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में स्टेट ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए आपको प्रेशर चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। जैसे किसी कोऑर्डिनेट को लोकेट करने के लिए किसी भी आपको x चाहिए और z भी चाहिए, यही यहाँ पर हुआ। लेकिन यहाँ वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है शायद, फोर्स मास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एल आएगा कि एल स्क्वायर, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना, एम एल टी माइनस टू फोर्स का होता है, और एक डिस्प्लेसमेंट हो गया एम एल स्क्वायर हो गया ना, सही तो है, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला इसका बना। क्लियर ये बात? ध्यान रहेगा कारण क्या है, डायरेक्ट टिक नहीं करना, ठीक है, डायरेक्ट टिक। अब उससे बोला डज नॉट, आप डज नॉट को एक बार भूल ही जाते हो, डज पढ़ के आगे निकल जाते हो, उसमें फिर आपको कन्फ्यूजन होता है, 3 स्टेट आ रही है और तुक्का मार देते हो। नॉट पे बहुत ध्यान देना, नेगेटिव सेंटेंसेस पे ध्यान दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ कार्नोट इंजन टेक्स हीट, बहुत ध्यान से ना, कार्नोट के न्यूमेरिकल है जिसको मैं बेसिक थ्योरी के साथ पढ़ाऊंगा। रिजर्वायर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट कर दें, कितना हो रहा है ये देखना, 900 गिव्स इट टू सिंक, टेम्परेचर प्लस कितना होगा यूनिट, वर्क डन बाय द इंजन इज, इंजन के द्वारा किया गया वर्क डन क्या होगा, ये आपको इसके अंदर कैलकुलेट करना है, ठीक है। इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, ठीक है। और इसका फॉर्मूला एक और क्या पढ़ाया था मैंने, इफिशिएंसी का 1 माइनस T2 अपॉन, इफिशिएंसी गिवन है? नहीं गिवन है ना इफिशिएंसी, क्वेश्चन में कोई डेटा मिसिंग नहीं, इफिशिएंसी गिवन नहीं है। और आपको क्या निकालना है इसके अंदर? वर्क डन। तो वर्क डन तो इससे निकलता हो दिख रहा है, ये वर्क डन का फॉर्मूला। क्या हम इससे इफिशिएंसी निकालना, T2 की वैल्यू 300 और T1 की वैल्यू ले ले 1 माइनस 1/3, व्हाट इज द इफिशिएंसी? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सबको समझ में आ रही होगी बात? ध्यान समझना बच्चों यहाँ पे कि इफिशिएंसी कितनी है एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन, पता नहीं, एंड व्हाट इज द हीट सप्लाइड 10 की पावर, व्हाट इज द वर्क डन कैलोरी। अब मेरा आंसर तो ये आ रहा है इसके अंदर, है ना, अब मेरा आंसर तो यही आ रहा है इसमें। अब ये जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन किस में है? सॉरी, ये आंसर कैलोरी में आ रहा है ना, ये आंसर किस में आएगा? कैलोरी में, क्योंकि ये यूनिट कैलोरी में दी हुई है। तो यहां पर इसके अंदर किसका मल्टीप्लाई कर दूं, अब किस में कन्वर्ट हो गया आंसर? सही, क्योंकि सब पता होने के बाद भी ये क्वेश्चन तब भारी पड़ गया जब आपको ये समझ में ना आए कि 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है। धीरे धीरे चुर चुर, सही क्वेश्चन। आपने यहां दिमाग नहीं लगाया और आपने ये लेके बैठ गए तो भी गए। तो आपको पहले यहाँ इफिशिएंसी निकालना, यहाँ पुट करना, यहाँ से वर्क डन बाहर, वर्क डन बाहर करा तो आंसर किस में आया? बोले कैलोरी में। अगर कहीं ये सज्जन एक ऑप्शन डाल देता 2 × 10⁶, ठीक है, और यहाँ लिख देता जूल,
तो अपन बोलते हैं कि अरे यार अपन ने यूनिट गलत ले ली होगी, इसको जूल ही लिख दो। मैंने भी करा था अभी, फिर मैंने देखा ऑप्शन में तो है ही नहीं, फिर दिमाग चला कि ये कैलोरी में है, वो हीट कैलोरी में थी। फिर दिमाग चला कि अगर ये कैलोरी में तो 4.2 जूल इज इक्वल्स टू 1 कैलोरी। फिर उसे दिमाग चला कि अच्छा, समझ में आ रही बात। अब ये क्वेश्चन कब आया था? 2003 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये छोटे पैकेट बड़े धमाके, आते हो तो टिक करके आगे बढ़ो, नहीं आते तो छोड़ो और आगे बढ़ो। 2 ऑप्शन रहता है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। कौन सा सही है थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन ऑल प्रोसेस। सारे प्रोसेस के अंदर इंटरनल चेंज नहीं होती। इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन है, मतलब ए से बी गए, बी से ए आए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ए बी इक्वल, उसको मतलब इन रास्ते से, उसको मंजिलों से मतलब है, ठीक है। दूसरा तीसरा लेते हैं, चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो। चेंज इन एंट्रोपी, ये भी गलत है। एंट्रोपी क्या होता है? Q इज इक्वल टू डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। अब मैंने यहां पर टी तो एब्सट्रैक्ट, टी कौन सा टेम्परेचर है? अब ये Q जो है वो एडियाबेटिक में क्या होती है? तो यहां पर चेंज इन हीट है, तो ये चेंज इन हीट एडियाबेटिक में क्या होगी? तो ये भी क्या हो गया? एंट्रोपी चेंज। कारण समझ में आना चाहिए, अपन पढ़ने बैठे हैं, कोई ऐसा थोड़ी हुआ कि सरकार ने आपको जेड वाली पेपर दे दिए हो और आप सामने बैठे और मैं यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि चीटिंग करते जाओ बच्चों, ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो आपको नहीं का कारण भी पता होना चाहिए, हाँ का कारण से मतलब थोड़ी है। तो ये भी गलत बात हुई। और द वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस ऑलवेज जीरो, ऑलवेज तो बात ही नहीं, हटा इतने सारे क्वेश्चन करें, ऑलवेज जीरो आती है वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस में, ठीक है। सबको समझ में आ रही बात। अब सही ऑप्शन क्या है? द इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी कौन से फंक्शन पर डिपेंड करता है? इट्स स्टेट फंक्शन। ये बात ध्यान भी रखना, टिक मत मारना सर, ये स्टेट फंक्शन होता है। अभी मैंने बताया इंटरनल एनर्जी एंट्रोपी, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ो। इज द टेम्परेचर ऑफ सन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, AIEEE 2004 में आया था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल। अगर आपने अभी तक एक जरूरी काम नहीं करा तो कर लें। क्या? सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे नए नए JEE लेक्चर्स के, वीडियोस के और नीट फिजिक्स के कंटेंट की, और आप वहां से डिटेल डेप्थ में स्टडी कर पाएँ। और अगर ऐप डाउनलोड नहीं करा तो दूसरा जरूरी काम, ऐप डाउनलोड करके वहां से बहुत सारा कंटेंट अनलॉक्ड फ्री मटेरियल अवेलेबल है, वो ही पढ़ सकते हैं। ध्यान देखें यहां पर, टेम्परेचर ऑफ सन वर टू इंक्रीज फ्रॉम T to 2T। टेम्परेचर कहां से कहां पहुंच गया? रेडियस बढ़ के कहां से कहां पहुंच गई? रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ इट वॉज प्रीवियसली। अब एनर्जी कितनी मिलेगी अर्थ को एज कंपेयर टू जो पहले एनर्जी मिल रही थी? क्या फॉर्मूला होता है इसका? सिग्मा ए, और यहां पर भी सिग्मा ए, ठीक है। ये सिग्मा तो कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मैं लिख दूं? R1 स्क्वायर, और यहां पर सही है। और इसमें जो रिसीविंग सरफेस है, जैसे मान लो इसको मैंने वैल्यू पुट कर दिया, R1 कितना है? 2R 4, T1 कितना है? T, R2 कितना है? ये ऊपर R2 आएगा ना, लेकिन फिर E2 बाई E1, इसको करेक्शन मुझे इधर कर देता हूँ, E1 बाई E2 कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है। अब ये ठीक रहेगा। T1 कितना है?
T, R1 कितना है R, और T2 कितना है 2T, तो ये आ गया यहाँ पर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 16, और R2 कितना है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, कितना आएगा, तो E2 अगर बाय E1 कर दूं तो ये कितना आ गया इनटू, और यहाँ पर क्या आ गया, जो सरफेस जो रिसीव कर रही है, तो रिसीविंग सरफेस क्या है अर्थ, अर्थ की रेडियस क्या होगी पाई R0 का, ये क्या हो गया, ये आ गया एरिया ऑफ रिसीविंग सरफेस। तो ये ऐसा कुछ रिलेशनशिप बनेगा, नहीं इच्छा हो इसकी तो रहने दो, तब भी आपका आंसर क्या आएगा 64। लेट मी चेक करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 24, करेक्ट आंसर इज 64, यही आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू पुट नहीं भी करते हो पाई R स्क्वेयर, ये वाली वैल्यू, तब भी यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 2004 AIEEE में। तो फार्मूला है E इज इक्वल टू, जो रामबाण फार्मूला है, फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू सिग्मा ए। ठीक, आगे बढ़ जाए। यहाँ पर देखिए दो बॉडीज है, दिख रही सबको, ये दो बॉडीज जो है, इसका टेम्परेचर कितना है और इसका टेम्परेचर क्या है, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या है। अब यहाँ से जो हीट है वो इधर की तरफ ट्रांसफ़र होगी, और यहाँ से जो हीट है वो बॉडी में इस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होगी। तो इसका मतलब कि T2 इज़ ग्रेटर देन, और इसका मतलब T0 इज़ ग्रेटर देन। शुरू करें अब क्वेश्चन को। टेम्परेचर ऑफ टू आउटर सरफेस ऑफ कंपोजिट स्लैब, ये बीच में से जुड़ा हुआ है, कंपोजिट, सही है। ठीक, टू मटेरियल्स कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, देखो इसकी कंडक्टिविटी कितनी है और इसकी कंडक्टिविटी क्या है। मतलब अगर पहला वाला स्लैब K रेट से हीट को ट्रांसफर कर रहा है, तो दूसरा वाला रेट उसके डबल 2K रेट से, पहला 10 तो दूसरा 20, पहला 20 तो दूसरा 40, पहला 40 दूसरा 80, पहला 80 दूसरा 160, पहला 160 दूसरा 320, और ऐसा करते जाओ, जिंदगी भर भी तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि डबल का रिलेशन है। अब T2 ग्रेटर देन T1, क्वेश्चन ने बोला भी है T2 एंड T1, तो T2 ग्रेटर देन T1, तो T2 क्या करेगा हीट, और T1 क्या करेगा हीट। मतलब भविष्य में जब टेम्परेचर मेजर किया जाएगा तो T2 का टेम्परेचर पहले से क्या मिलेगा और T1 का टेम्परेचर पहले से क्या मिलेगा। बात समझ में आ गई। अब द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द स्लैब, हीट ट्रांसफर का जो रेट है, अब हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है, स्लैब 1 से स्लैब 2 में, सही। तो ये डायरेक्शन किसकी है, हीट ट्रांसफर करने की। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर होगी, ये डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, अब ये जो इस डायरेक्शन में हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, अब क्लियर दिख रहा होगा। तो ये डायरेक्शन में जो हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बॉडी अपना टेम्परेचर को लूज करेगी कहीं ना कहीं। द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर टू द स्लैब इन स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट कंडीशन में हीट ट्रांसफर स्लैब के थ्रू कितनी होगी, आपका क्वेश्चन ये बनता है। इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज होगा वो थीटा इज इक्वल टू KA, चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, थीटा इज इक्वल्स टू KA, चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 100% क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ध्यान समझना, पहला वाला केस थीटा 1, कंडक्टिविटी K, एरिया A, चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T, और लेंथ चेक करें जरा, बिल्कुल सही यही है। और सेकंड वाला केस
2K एरिया A T नॉट माइनस और लेंथ कितनी हो गई, तो यहाँ पर आ गया 2K, कहाँ गया, घूम गया, ये रहा A T नॉट माइनस T1 अपॉन 4x। सही है। अब यहाँ पर जो ये θ1 है और ये θ2 है वो क्या होगा, अरे जितनी हीट ये छोड़ेगा उतनी तो वो लेगा, तो पूरी की पूरी इसकी हीट उसको ही ट्रांसफ़र हुई है। तो ये जो आप इसमें कैलकुलेट कर रहे हो कि हीट फ्लो वो θ1 और θ2 क्या होंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि बॉडी, जब इसमें कहीं लॉस ऑफ एनर्जी की बात नहीं कर रहा, तो जितनी हीट, जितना प्रवचन मैंने आज तुमको दिया उतना तुमने पूरा का पूरा ही सुना। कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, आवाज़ मेरी बीच में कट के आ रही हो, अटक के आ रही हो, स्लो मोशन में आ रही हो, पिक्चर में ऐसा हो जाता है, कभी कभी हो जाता है कि आवाज़ नहीं आ रही, फ़ोन पे आवाज़ नहीं आ रही, ऐसा हो रहा है। तो जितना मैं बोल रहा हूँ तुम पूरा का पूरा पक्का समझ आ रहा है। चलो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर KA T2 माइनस T नॉट और यहाँ पर 2KA, सही है। यहाँ पर X से, K से, A से T2 माइनस T नॉट 2T नॉट माइनस 2T1। आपको T नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करना है, 4 भी है तो 4T2 और 4T नॉट हो रहा है ना। 4T2 माइनस प्लस 2T1 60, 2T1 2T2, क्या ये सही है? ये आ गया यहाँ का टेम्परेचर, निकल गया इंटरफेस का टेम्परेचर। अब आपको क्या निकालना है, हीट ट्रांसफर थ्रू द स्लैब, हीट ट्रांसफर थ्रू द स्लैब, ये आपको इसके अंदर कैलकुलेट करना है। थीटा फॉर्मूला क्या बना, KA और T नॉट माइनस T1 पे ले लें या T2 माइनस T नॉट पे ले लो, कहाँ गया, ये रहा, किसी भी एक में पुट कर दो। तो मैंने बोला T2 माइनस T नॉट, अब T नॉट कितना है, और यहां पर अपॉन में सही जा रहा हूं पक्का। अब इसको मैं ऐसा लिख देता हूं KA, बहुत ध्यान समझना, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था, सिर्फ कॉन्सेप्ट की पूरी पिक्चर थी। फिर तो समझना क्वेश्चन पूरा। आपने बोला कि एक बॉडी हीट रेडिएट कर रही है, एक बॉडी हीट गेन कर रही है, तो हीट का डायरेक्शन आपने लिख दिया, ये डायरेक्शन है हीट का। ये वाली बॉडी हीट लूज जितनी कर रही, वो वाली बॉडी हीट गेन उतनी कर रही, तो यहां पर θ1 इक्वल टू, सही। और इसके बाद में फिर जब ये भी आपको समझ में आ गया कि सर ये भी सही है, ठीक है, तो फिर इसके बाद में आपने फॉर्मूला लगाया थीटा इज इक्वल टू K डेल्टा T बाय डेल्टा एक्स, टेम्परेचर ग्रेडियंट dt बाय dx। तो यहाँ पर जो आपने फॉर्मूला लगाया, आपने दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर ली, बड़े टेम्परेचर में छोटे टेम्परेचर को क्या करा, माइनस। तो बड़ा टेम्परेचर कहाँ है, ये रहा T2, छोटा टेम्परेचर क्या है T नॉट, तो T2 माइनस T नॉट। बड़ा टेम्परेचर क्या है T नॉट, छोटा टेम्परेचर क्या है, तो T नॉट माइनस T1, सही है। अब जब आपने इन दोनों वैल्यूज को पुट करा और सॉल्व करा तो Q1 और यहाँ पर क्या आ गया, सही है। Q1 और Q2 आपस में क्या है, तो इन दोनों को जब मैंने कंपेयर करके सॉल्व करा T नॉट की वैल्यू आ गई, समझ में आ रही बात। और फिर इसके बाद में Q इज इक्वल टू KA T2 माइनस T नॉट अपॉन एक्स, ये इसके अंदर होगा, सही। यहाँ पर आ गया T2 माइनस T नॉट की वैल्यू ये रही, पुट करा सॉल्व करा। अब इसको इस फॉर्म में क्यों करा, क्योंकि आपका जो एक्सप्रेशन है थीटा इक्वल टू T2 माइनस T1 A K अपॉन एक्स और इंटू, तो यहां से जब मैंने इसको कंपेयर किया तो f की वैल्यू कितनी आ रही है, ये बची हुई वैल्यू f की है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, इट्स 1/, और ये रहा आपका 1/3 आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आज का ये लेक्चर सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, लाइक बटन दबाएं जस्ट फॉर मोटिवेटिंग अस। और नेक्स्ट वीडियो कंटेंट में मिलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के आगे के JEE क्वेश्चन हो, नीट के क्वेश्चन भी उसके बाद लूंगा मैं,
उन क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस डिटेल डेप्थ में करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड बी जिद्दी एंड बी पैशनेट फॉर योर करियर। एग्जाम अगर आपको टफ लग रही है, तरीका बदलो पढ़ने का, ना कि ये सोचो कि ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, तरीके ढूंढना नए नए सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।